Hello aspirants, welcome to Easy as by the Hindu analysis. Today the date is 16 June, so let's get started. फर्स्ट चीज़ यहाँ पर एक्सियोम मिशन ये लॉन्च ही नहीं हो रहा है, बार बार इसको पोस्टपोन किया जा रहा है। अब कह रहे हैं कि जून 19 को लॉन्च होगा। मैंने इस पर आपको शॉर्ट नोट दे दिया था, बट इस पर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स में एक आध क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हमारे एस्ट्रोनॉट यहाँ से जा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला नाम है इनका। ओके, लेकिन इस पे मैंने आपको शॉर्ट नोट दिया, आप चाहें पढ़ सकते हैं। सेकंड, ईरान वो सीवियर रिस्पॉन्स टू इसराइल। अब ये न्यूज़ आते आते थोड़ी पुरानी हो जाती है, क्योंकि रात में आप देखते हैं जनरली एक दूसरे पर स्ट्राइक हो जाती है। इनफैक्ट इस लड़ाई ने क्या किया है, तेल अवीव जो कि अभी एटलीस्ट ग्लोबली जो कैपिटल मानी जाती है, जेरूसलम इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय एवरीवन एज कैपिटल ऑफ इसराइल। एंड इसके अलावा हाइफा पोर्ट, हाइफा पोर्ट वही है जहाँ पर अडानी ग्रुप का बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। इन दोनों पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, और इस पे डैमेज होने के बाद क्वेश्चन मार्क उठते हैं आयरन डोम। इसको बहुत माना जाता था वर्ल्ड ओवर कि इसको भेदना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए, लेकिन ईरानी मिसाइल्स ने ये करके दिखाया है। अगर आपने वीडियो वगैरह देखे होंगे तो आपने देखा होगा हाइपरसोनिक मिसाइल इनका यूज़ हुआ है, एंड इनकी स्पीड देखते ही बनती है। ओके, बहुत तेज़ी से हिट किया है इन्होंने, और कोई भी डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं पाया। खैर, ये सब तो भी चलता रहेगा थोड़े दिन। बस एक चीज़ को देखिएगा, कहीं कुछ ऐसा ना हो जो यूएसए को इसमें डायरेक्टली पुल कर ले, बिकॉज इसराइल वांट यूएसए टू गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस। क्योंकि यूएसए भी नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, और इसराइल चाहता है यूएसए डायरेक्टली आए। बट यूएसए की जो पब्लिक है, वहाँ का पब्लिक ओपिनियन इस तरीके का है कि इसराइल की वॉर के लिए यूएसए अपने सोल्जर्स क्यों सेक्रीफाइस कर रहा है। आप ऑलरेडी आर्म्स दे रहे हो, आप फंड्स दे रहे हो, बट आप सोल्जर्स मत दीजिए। एटलीस्ट वहाँ के कॉमन मैन का तो यही ओपिनियन है। सो यूएसए के काफ़ी सारे मिलिट्री बेस ईरान के सराउंडिंग में, सीरिया, इराक, जॉर्डन, ओके, इवन इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वहाँ पर काफ़ी सारे मिलिट्री बेस ऑपरेट करता है यूएसए। एंड कहीं ना कहीं ये ईरान ने बार बार कहा है दैट अगर यूएसए इन्वॉल्व हुआ तो हम उनके मिलिट्री बेस पर टारगेट करेंगे। ओके, सो होपफुली कि यूएसए इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर वो होगा तो सिर्फ इसराइल के थ्रू ही होगा। बट इस वक्त इसराइल थोड़ा सा बैकफुट पे नज़र आ रहा है, क्योंकि उसकी सिटीज़ में डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है इस बार, तेल अवीव एंड हाइफा में। लेकिन एक बात और देखने वाली है, दैट इसराइल ने जो अटैक किया वो ईरान की मिलिट्री फैसिलिटीज़ एंड उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे किया है, रिएक्टर्स वगैरह पे। लेकिन ईरान ने जो अटैक किया है वो इसराइल के सिविलियन एरियाज़ में किया है। तो यहाँ पर डैमेज लोगों की ज़िंदगी, यानी कि जो आप कहते हो कि ह्यूमैनिटेरियन कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हुई हैं, ह्यूमंस को टारगेट किया गया है। बट ईरान ब्लेम डालता है कि हमने टारगेट नहीं किया है, हम तो उनके मिसाइल्स और लॉन्चर्स पर ही अटैक कर रहे हैं, बट उन्होंने सिविलियन एरियाज़ में डिप्लॉय कर रखे हैं। सो इसराइल इज़ यूजिंग दी ह्यूमंस एज अ ह्यूमन शील्ड। अब किसके एलिगेशन सही हैं किसके गलत हैं, वी डोंट नो, एंड रियली वी डोंट केयर। क्योंकि अगर इसराइल यहाँ पर कहता भी है दैट हमारे सिटीजन्स को टारगेट किया जा रहा है, तो फिर वर्ल्ड के एक एक साइड का ओपिनियन ये आता है कि आपने भी तो गाज़ा में यही किया। ओके, एनीवे, बट अल्टीमेटली इंडिया की कंसर्न से अगर हम देखें तो हमारे लिए दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक है गोल्ड, क्योंकि उसके प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और दूसरा है ऑयल। ऑयल जो कि हम वेस्ट एशिया से अभी भी काफ़ी सारा इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि डर सबको ये है कि यहाँ से जो पर्शियन गल्फ़ है उसमें ये स्पिल डाउन ना हो जाए। अदरवाइज़ वहाँ पे ब्लॉकेड होगा तो ऑयल के टैंकर्स वगैरह, शिप्स वगैरह पास होने में तो दिक्कत आएगी। बट एट द सेम टाइम यहाँ से हमने काफ़ी सारा गैस भी इंपोर्ट करते हैं, कुवैत जैसी कंट्रीज से, ओमान जैसी कंट्रीज से, राइट। और ये ऑयल हो या गैस, ये सब हमारे पेट्रोल डीजल के अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी इम्पैक्ट करेंगे, आपके पावर टैरिफ पर भी इसका असर पड़ेगा। ओके, ये तो बात हुई पर्शियन गल्फ़ की। और दूसरी तरफ है हमारा रेड सी। रेड सी की बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं हाउदी रेबल्स। उनको भी सपोर्ट कौन कर रहा है, ईरान करता है। तो यहाँ पर रेड सी में भी बिजनेस अफेक्ट होगा, और यहाँ पर्शियन गल्फ़ में भी अफेक्ट होगा। सो ओवरऑल पूरा ट्रेड इम्पैक्ट होगा, हमारे इंपोर्ट से लेके एक्सपोर्ट तक हर चीज़ पे असर पड़ेगा। ओके, और फिर वही इंदिरा जी के टाइम वाली कहानी हो जाएगी, ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगा हमारी पूरी इकॉनमी में। उसके बाद फिर से रेपो रेट को बढ़ाना होगा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। रेपो रेट वगैरह बढ़ने से आपके सारे लोन्स, इन्वेस्टमेंट,
ये सारी चीज़ें, लोन्स महंगे हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, और न्यू इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री का एक्सपेंशन नहीं होता है। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, जब ये दोनों चीज़ें बढ़ जाती है तो अच्छी अच्छी सरकारों की टेंशन बढ़ जाती है। ओके, चाहे वो इंदिरा जी हो या नरेंद्र मोदी हो। चलो, नेक्स्ट थिंग, एक और, हाँ एक बात और याद रखिएगा कि कभी भी, अब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ हो गई है वर्ल्ड में बची है जो होना है, अगर ये होता है तो फिर आप मान के चलिए हम ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 3 के एरा में एंटर कर जाएंगे। ओके, ताइवान, जिस दिन चाइना ने इसको इन्वेट कर दिया, क्योंकि यूएसए अब 2-3 जगह पे बिजी हो चुका है। यूएसए यूक्रेन को सपोर्ट करने में बिजी था, हालांकि अभी तो ट्रंप के आने के बाद उन्होंने अपना सपोर्ट थोड़ा सा कम किया है वहाँ पर। दूसरा, अब वो बिजी है इसराइल वाले इशू में। जब तक गाज़ा पे लड़ाई चल रही थी तब तक इतनी वरी वाली बात नहीं थी, बिकॉज गाज़ा वॉज नॉट दैट पावरफुल, वहाँ हमास ही था सिर्फ। लेकिन ईरान के साथ होने पे अब ये बहुत बड़ी लड़ाई है, तो यूएसए दो दो जगह पर इंगेज है। ऐसे में कुछ चाइनीज़ थिंकर्स का ये मानना है दिस इज़ द टाइम व्हेन चाइना शुड कंसिडर रीटेकिंग दी ताइवान। और ताइवान का मैं आपको बता चुका हूँ, इसका जो सिग्निफिकेंस है खासकर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ में एंड चिप्स में, अगर चाइना, ताइवान प्रोड्यूस करता है 70% ऑफ दीज चिप्स, एडवांस चिप्स, अगर ताइवान जाता है चाइना के पास तो फिर वो सारी जो बातें हमने की है ना, रेयर अर्थ एलिमेंट में क्रिटिकल मिनरल्स, ग्लोबल सप्लाई चेन, वो सब कुछ इम्पैक्ट होगी। एंड यूएसए का जो टेक्नोलॉजिकली एज है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसी में आगे है बस वो चाइना से, और किसी चीज़ में आगे नहीं है अब। तो ये जो एज है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करती है ऑन दीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड ऑल अदर क्रिटिकल मिनरल्स। ओके, और ताइवान का चाइना के हाथों में जाना मतलब यूएसए के लिए वो एक सीरियसली खतरे की घंटी होगा, एंड उस टाइम पर फिर यूएसए अपने आप को होल्ड बैक कर नहीं पाएगा। ओके, जब यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुई थी 3 साल पहले, तब भी मैं कई बार आपसे डिस्कस करता, जब कहता था कि ये जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम भी यही हुआ था। शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रिया सर्बिया में, बैक करना शुरू कर दिया था अदर पावरफुल कंट्रीज़ ने एक एक साइड को, और वो सब एक के बाद एक इन्वॉल्व होते चले गए, दे ऑल वर पुल्ड इनटू दैट। और यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, दे आर स्ट्रांगली बैकिंग ईरान, वाइल फ्रांस, ब्रिटेन एंड यूएसए दे आर स्ट्रांगली बैकिंग द इसराइल। हम इंडिया वाले, हम लोग चाहे क्लियर स्टैंड लें या ना लें, बट वी ऑल नो हमारा जो टिल्ट है थोड़ा सा वो इसराइल की तरफ ही है, और वो हमारी मजबूरी है। यूएस इसराइल के क्लोज रहना ज़रूरी है क्योंकि हमारे ऊपर बैठा है चाइना। और अगर आप ये सोचते हो कि चाइना के साथ कल को कन्फ्लिक्ट होता है तो रशिया विल हेल्प, नो, दे बोथ आर कम्युनिस्ट, एंड रशिया सिर्फ न्यूट्रल रह सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट में, वो कभी भी प्रो इंडिया नहीं आएगा। और चाइना के अगेंस्ट जाने की हिम्मत किसी कंट्री में है भी नहीं आजकल, एक्सेप्ट यूएसए। और जब भी वर्ल्ड पीस दोबारा रीस्टोर होगा, रिमेंबर वन थिंग, एक डिमांड जो ज़रूर होगी सभी कंट्रीज़ की तरफ से, दैट देयर शुड बी ए लिमिट, देयर शुड बी ए लिमिट ऑन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दीज लीडर्स, नंबर ऑफ टर्म्स एज वेल एज नंबर ऑफ ईयर्स। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज ये आप जितनी भी लड़ाइयाँ देख रहे हो ना, स्पेशली नेतन्याहू और पुतिन की तरफ से, ये शुरुआत इनकी अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही हुई है। पुतिन का चलो एक जेन्युइन कंसर्न है यूक्रेन को लेकर, नाटो को लेकर, बट नेतन्याहू की जो लड़ाइयाँ हैं, जो उसने गाज़ा के अगेंस्ट इतनी लंबी खींची, कि ये सब सिर्फ अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए। क्योंकि होता ये है कि आपने 2 टर्म जहाँ पूरे कर लिए, जैसे यूएसए में तो 8 ईयर्स है, 2 टर्म से ज़्यादा आप बन नहीं सकते, वो बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं पे 5 साल का अगर टर्म है तो 10 साल हो गए। अब आप याद कीजिए जिनपिंग, उसने क्या किया था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करवाया और इसने कह दिया है कि ये लाइफ टाइम के लिए रह सकता है। दैट मीन्स उसने कॉन्स्टिट्यूशन बदलवा दिया, उसने सब कुछ मैनिपुलेट कर लिया ताकि वो पावर पे बना रहे। नेतन्याहू ये वॉर्स अधिकतर इसलिए लड़ रहा है ताकि वो पावर में बना रहे। सेम चीज़ कुछ हद तक हमारे यहाँ पे अप्लाई हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव आते हैं और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होना शुरू हो जाता है, चाहे वो पुलवामा में अटैक हो जाए, चाहे वो पहलगाम वाला अटैक, और उसके बाद फिर मोदी जी का ये पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन लॉन्च करना। द क्वेश्चन इज़ ये नहीं है कि किसने किया था, कैसे हुआ था। द थिंग इज़ कि आपने पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर सब कर लिया, बट वो टेररिस्ट आपसे पकड़े नहीं गए आज तक जो उसमें इन्वॉल्व थे। उसी तरह पुलवामा अटैक जब हुआ था, वहाँ पर एक डीएसपी का नाम आया था, आई थिंक तेजिंदर सिंह या ऐसा ही कुछ नाम था, दीपिंदर सिंह समथिंग। ओके, इस डीएसपी
का लिंक आया था आईएसआई के साथ, लेकिन इसके बाद ये आदमी कभी दिखा ही नहीं दोबारा। अरेस्ट हुआ है नहीं हुआ है, आप ज़रा अगर गूगल करेंगे या ट्विटर वगैरह पे देखेंगे तो आप देखेंगे इस पर्सन का कभी पता नहीं चला। ठीक है, आज जिन 4 टेररिस्ट ने पहलगाम में लोगों को मारा उनका कोई पता नहीं चला। तो कई बार फॉरेन कंट्रीज़ के साथ लड़ाइयाँ इसलिए भी की जाती हैं ताकि अपनी कुर्सी या तो मजबूत हो सके या फिर गिरने से बच जाए एटलीस्ट। तो चाहे नेतन्याहू हो, पुतिन हो, जी जिनपिंग हो, या फिर हमारे खुद के नरेंद्र मोदी हो, या फिर एर्डोगन हो टर्की का, तैयब एर्डोगन, ठीक है, इसने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करवाया, प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंशियल टाइप का सिस्टम डेवलप किया और वहाँ पे आज वन साइडेड रूल कर रहा है। तो लिमिट ऑन नंबर ऑफ टर्म्स एंड नंबर ऑफ ईयर्स, ये 2 ऐसे रिफॉर्म हैं जो ग्लोबल लेवल पर ज़रूर डिमांड किए जाएंगे वंस ऑल दीज वॉर एंड बैटल कम्स टू हॉल्ट। ओके, ये ज़रूरी भी है। आपके पास 5 साल 10 साल, या यूएसए के टर्म में कहें 8 साल, 8-10 साल बहुत होते हैं एक लीडर के पास अपना टैलेंट दिखाने के लिए कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। वरना होता है क्या है कि फिर एक बार वो पावर में आ गए और लिमिट नहीं है तो दे स्टार्ट मैनिपुलेटिंग द सिस्टम, दे स्टार्ट कंट्रोलिंग द मीडिया, दे स्टार्ट कंट्रोलिंग द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, एंटी करप्शन एजेंसीज, दे स्टार्ट कंट्रोलिंग द इलेक्शन कमीशन एंड एवरीथिंग। ओके, तो ये जो लिमिट है ये बहुत ज़रूरी है अगर हमें वाकई वर्ल्ड को एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में आगे बढ़ाना है। ठीक है, आगे चलें, चलो लेट्स स्टार्ट। अब हम आते हैं अपने मेन काम पे आज के। अभी तक तो ये सिर्फ ज्ञानवाणी थी। ओके, डीएनए प्रोफाइलिंग, आइडेंटिफाई 86 विक्टिम्स इन एआई क्रैश। डीएनए प्रोफाइलिंग क्यों, मतलब अब चलो बॉडी जल गई है, सब कुछ हो गया, तो यही ऑप्शन बचता है डीएनए प्रोफाइलिंग। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको कुछ बातें बताऊंगा बेसिक, जो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पता होना चाहिए। जैसे ही इंडिविजुअल मरता है तो डीएनए बिगिंस टू डिग्रेड, ये आपका डीएनए डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। और डीएनए के बारे में याद रखिए कि ये सर्वाइव करता है बेटर इन कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन। आपने देखा होगा ना आर्टिक वगैरह में जैसे जैसे आइस मेल्ट हो रही है, हम लोगों को पुराने कार्केसेस मिल रहे हैं, उनसे हम लोग डीएनए रिट्रीव कर रहे हैं उनका, जो हज़ारों साल पहले मर चुके हैं स्पीशीज़। ओके, सो डीएनए सर्वाइव बेटर इन कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन देन हॉट एंड ह्यूमिड। एक बार अगर आपने इसको कलेक्ट कर लिया तो आपको स्टोर करना होता है इसे कूल एंड ड्राई एनवायरनमेंट में। डीएनए सैंपल्स को फ्रोज किया जाता है एट -20 डिग्री सेल्सियस। ओके, और अगर ये सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं जैसे आपकी स्किन, मसल्स, तो उन्हें स्टोर किया जाएगा 95% इथेनॉल में डिप करके। ओके, देन डीएनए फ्रॉम सॉफ्ट टिश्यूज़ जैसे हमारी स्किन, दे डिग्रेड मच फास्टर देन दैट ऑफ हार्ड टिश्यूज़ यानी कि बोन्स एंड टीथ। इसलिए ये वाले तो डिग्रेड हो जाते हैं स्किन वाले, लेकिन आप देखिए कि जितने भी हम लोग पुराने डायनासोर्स वगैरह उस टाइम की जब बातें करते हैं तो हम लोग अधिकतर किस पे रिलाई करते हैं, बोन्स। ठीक है, हमें आज भी हड़प्पन टाइप की कुछ चीज़ें मिलती हैं, उनमें हमारा फोकस किस पे रहता है, टीथ वगैरह पे। दिस इज बिकॉज सेल्स इन हार्ड टिश्यूज लाइक टीथ एंड बोन्स आर लार्जली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ प्यूट्रीफैक्शन एंड डिकम्पोजिशन। ओके, तो ये कुछ बेसिक है जिसमें आपको 2-3 स्टेटमेंट बना के प्रीलिम्स का क्वेश्चन ईजिली बनाया जा सकता है। बाकी ये चीज़ें मेथड्स हैं, ये आप खुद से रीड कर लेंगे। इन पे सिंपल चीज़ों में सिर्फ इनमें कंपैरिजन पूछा जा सकता है 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट बना के। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के हैं, जैसे शॉर्ट टैंडम रिपीट एनालिसिस, यानी कि हमारा जो सीक्वेंस होता है डीएनए का उसके रिपीटिशन को ये इवेलुएट करता है। उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो इसे हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारा जो न्यूक्लियर डीएनए या तो वो डिग्रेड हो चुका है या अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को यूज़ करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आपका वो एनर्जी का पावर हाउस वगैरह। ओके, नेक्स्ट इज वाई क्रोमोसोम। तो ह्यूमन बॉडी में XX और XY क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, XX फीमेल में, XY मेल में। तो फादर से सन की तरफ जो कॉपी आती है या डॉटर की तरफ जो कॉपी आती है उसको इसमें एनालाइज किया जाता है। एंड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिसिस, ठीक है, इसमें भी वही होता है जब इट इज़ ऑल्सो यूज व्हेन डीएनए जिसे हमें एनालाइज करना था वो हाईली डिग्रेडेड हो जाता है तब। ओके, तो इन सब में बस 1 लाइन में आपको जान लीजिए कि होता क्या है, बट मुझे यहाँ पे मैं अभी उनको नहीं बताऊंगा, कभी हम लोग बाद में जब अलग से करेंगे साइंस एंड टेक के लेक्चर्स में रिवीजन के टाइम, तब हम उसमें बात करेंगे। बाकी आपको मैंने नोट्स में दे दिए हैं। नेक्स्ट इज हेलीकॉप्टर क्रैश किल 7 अलॉन्ग 4 धाम रूट। अब यहाँ पे 4 धाम, देखिए पर्सनली अगेन डोंट टेक इट अदरवाइज कि हिंदू धर्म के अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट ये जो सीज़न होता है ना जब मानसून आ रहा होता है हमारे यहाँ, इस टाइम पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट, सबसे ज़्यादा हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं।
तो उस टाइम पे अगर हम चार धाम को या तो सेफ़ बना लो या फिर उस टाइम के लिए रोक दो, सिर्फ रोड्स के थ्रू जाने दो। हेलीकॉप्टर वगैरह के एक्सीडेंट इस टाइम पर बहुत ज़्यादा होते हैं। चार धाम से रिलेटेड में आपको दो तीन बातें मुझे आपसे करनी है। या हियर इम्पैक्ट ऑफ चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट, लेकिन इसको जब हाईवे के कंटेक्स्ट में मत देखिए, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं माउंटेनस एरियाज़ में डेवलपमेंट की, माउंटेनस एरियाज़ में हम लोग अपने टूरिज़्म को बढ़ाने की बात करते हैं। टूरिज़्म बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव करना होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर जब हमें इम्प्रूव करना होता है तो वो यहाँ पर हमारे लिए कुछ इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस लेके आता है। ओके, तो इसको सिर्फ हाईवे प्रोजेक्ट की नज़र से मत देखिए, बट ये पॉइंट आपके हर जगह वैलिड होंगे। जब हम लोग को और ज़्यादा टूरिस्ट लेके आने हैं तो हमें अपने जो रोड्स वगैरह हैं ज़्यादा कंस्ट्रक्ट करने होंगे, जो एग्जिस्टिंग रोड है उनको और ज़्यादा ब्रॉड करना होगा, और ज़्यादा होटल्स वगैरह बनाने होंगे स्टे के लिए। तो डेवलपमेंट और ज़्यादा करने की वजह से क्या होता है कि इनको बनाने के लिए फिर हमें वो ब्लास्टिंग करनी पड़ती है माइंस की तरह पर। तो इससे हमारी जो लैंडस्लाइड है वो और ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको डिफॉरेस्टेशन करना पड़ा, फिर आपको ब्लास्टिंग करनी पड़ी रास्ता बनाने के लिए, और उस वजह से आपने वहाँ के जो रॉक की स्टेबिलिटी थी उसको डैमेज किया। ओके, तो हमें लैंडस्लाइड और ज़्यादा देखने को मिलती है। रोड वाइडनिंग हैज़ कॉज्ड 309 लैंडस्लाइड अक्रॉस दिस स्ट्रेच। ओके, दिस हैज़ डबल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंडस्लाइड लीडिंग टू रोड ब्लॉकेजेस एंड एक्सीडेंट्स। लॉस ऑफ लाइफ, लैंडस्लाइड होगी तो जिंदगियां भी जाएंगी, ऑलमोस्ट 160 पीपल हैव डाइड। ग्राउंड सब्सिडेंस, जोशीमठ का आपको याद होगा, क्योंकि जब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे ब्लास्टिंग वगैरह तो इन रॉक्स के बीच में जो बॉन्ड थी उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि इमीडिएट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो उसमें कुछ हमें दिख नहीं रहा है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि प्रोजेक्ट हमने 70s 80s में बनाया होगा, वहाँ से धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हुआ और आज जाकर हमें इसका इम्पैक्ट हो रहा है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। वैसे ही कुछ हुआ था जोशीमठ में कि यहाँ पे लैंड सिंक करने लगा था। ओके, इट हैज़ सफर्ड लैंड सब्सिडेंस ड्यू टू अनप्लान्ड डेवलपमेंट एंड पुअर ड्रेनेज विद टेम्पल्स लाइक तुंगनाथ फेसिंग फाउंडेशन वीकनिंग एंड वाटर लीकेजेस। उसी तरह से यहाँ से हमें और ज़्यादा डीपॉपुलेट होते हैं हमारे विलेजेस, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह ये सब हट जाता है और लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, होटल्स बनाना एंड ऑल दोस रिसोर्ट्स काइंड ऑफ थिंग। और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आपने यहाँ पे पूरा डिफॉरेस्टेशन कर दिया, ये अब अगर रेनफॉल होती है तो वाटर रन ऑफ ज़्यादा होगा, और उस वजह से कई बार आपका पूरा का पूरा, ऐसा एक इंसिडेंट महाराष्ट्र में हुआ था वेस्टर्न घाट्स के अराउंड, ठीक, ऊपर से पूरा मलबा बारिश की वजह से पूरा इतना ज़्यादा हैवी हो गई थी वहाँ की सॉइल दैट पूरी की पूरी स्लाइड कर गई थी और पूरा का पूरा एक गांव धंस गया था अंदर। ओके, तो इस तरह के इंसिडेंट्स और ज़्यादा आते हैं। तो ये चीज़ सिर्फ चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट के लिए वैलिड नहीं है, ये हर जगह पर वैलिड है। ये सारे इश्यूज आएंगे जब भी आप माउंटेनस एरियाज़ में डेवलपमेंट करोगे। नेक्स्ट इज यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ये आपके प्रीलिम्स में कभी काम आएगा। जब हम चारधाम की बात कर रहे हैं दैट इज़ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। अब गंगोत्री से हमारी निकली है भागीरथी रिवर, ठीक है, और ये जो आप ब्लू में देख रहे हो अब बद्रीनाथ से, ये है हमारी अलकनंदा रिवर, ठीक है। ये ब्लू अलकनंदा ये ऑल द वे नीचे तक जाएगी, और जब गंगोत्री से निकल के भागीरथी इसको ज्वाइन करती है यहाँ पर, इसको हम लोग कहते हैं देवप्रयाग, राइट। और फिर यहाँ से यही अलकनंदा कहलाएगी गंगा, ठीक है। अलकनंदा कहाँ से निकली है आपकी, ये निकली है आपकी बद्रीनाथ से, गंगोत्री से निकली है भागीरथी, दोनों मिलती हैं देवप्रयाग पे और बनती है गंगा, और यहाँ पर अलग से यमुनोत्री से निकली हुई है यमुना। लेकिन हमें याद रखने हैं इसके पहले वाली चीज़ें भी, और ये इतनी मुश्किल नहीं है याद रखना। जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड VNK और RD, ठीक है। VNK, वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज सबसे पहले आपको ज्वाइन करेगी धौली गंगा, ये मिलेगी विष्णु प्रयाग पे, ठीक है। ये सब अलकनंदा को ही ज्वाइन करेंगी वन बाय वन। सबसे पहले धौली गंगा, देन कम्स दी नंदाकनी। अब कंफ्यूज नहीं होना, ये नंदाकनी है, इधर जो आएगी वो मंदाकनी होगी, ओके। दिस इज नंदाकनी एंड पिंडर गंगा। सीक्वेंस में याद रखिए, धौली गंगा, नंदाकनी एंड पिंडर गंगा, और ज्वाइन कहाँ करेंगी, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ओके। ये सब हो गई इसकी अलकनंदा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में देखेंगे हम तो सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट आएगी मंदाकिनी, उसके बाद तो फिर भागीरथी आएगी, ठीक। मंदाकिनी ज्वाइन करेगी इसको रुद्रप्रयाग पे। तो ये याद रखना, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि केदारनाथ हमारा भगवान शिव की ही बात हो रही है, ओके। और मिलेगी कहाँ, रुद्र भी उन्हीं का एक रूप है, ठीक है। तो केदारनाथ से निकलेगी मंदाकिनी और ये ज्वाइन करेगी
अलकनंदा को एट द रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो इधर याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ ये याद रखिएगा धौली गंगा, नंदाकिनी एंड पिंडर गंगा, और ज्वाइन कहाँ करेंगी तीनों, वी एंड के, विष्णु, नंद एंड कर्णप्रयाग। ठीक है, चलो फ्रंट पेज से हमने अपनी तीनों न्यूज़ देख ली जो काम की है। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, कल संडे था, उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आई थी। एक था प्रोजेक्ट कुश, क्योंकि यहाँ पे जब इसराइल का आयरन डोम प्रोजेक्ट फेल होता हुआ नज़र आया, तब लोगों ने कहा कि इससे तो इंडिया का डिफेंस सिस्टम अच्छा था, एटलीस्ट पाकिस्तान की एक भी मिसाइल हमारे यहाँ गिरी तो नहीं थी, राइट। हमने क्या किया था कि शुरू में तो हम पहले कोशिश कर रहे थे आर्टिलरीज से ही रोक लें मिसाइल्स या एयरक्राफ्ट इनके आ रहे हैं तो। दूसरा, हमने फिर मीडियम रेंज की आकाश मिसाइल्स लॉन्च की। और थर्ड पे हमने S-400 यानी कि अपना सुदर्शन सिस्टम यूज़ किया था। हमने 3 लेयर का आर्किटेक्चर तैयार किया था। वैसा ही 3 लेयर का आर्किटेक्चर हम तैयार कर रहे हैं अंडर द प्रोजेक्ट कुश। तो इसके बारे में फर्स्ट थिंग इज़ दैट इट इज़ एन इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम। कहीं से नहीं लिया है, हमने खुद डेवलप कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाय 2030। ये हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा फोर्टिफाई करेगा, वो भी विद अ होम ग्रोन सॉल्यूशन। इसके भी 3 वेरिएंट होंगे, कुछ M1, M2, M3 डिपेंडिंग अपॉन दी रेंज। M1 होगा शॉर्ट रेंज, जस्ट 150 किलोमीटर तक, ये एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स जो आएंगे उनको हिट करेगा, रोकेगा। M2 होगा मीडियम, दैट इज़ 250 किलोमीटर रेंज। एंड M3 होगा 400 किलोमीटर तक का, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये 350 400 के बीच में होगा। ओके, ऑपरेशनल डिज़ाइन वगैरह वही मल्टी लेयर्ड स्पेस सिस्टम होगा। पहले आप शॉर्ट से ट्राई करोगे, अगर ज़्यादा नज़दीक आ गए तो शॉर्ट रेंज यूज़ करेंगे, या फिर मीडियम रेंज, या फिर लॉन्ग रेंज। ओके, इसके ट्रायल्स किए जाएंगे अभी सितंबर 25 में, और इंडक्शन हो सकता है बाय 2028। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कुश क्या है वो याद रखिएगा। दूसरा है हमारा एक और प्रोजेक्ट विष्णु। प्रोजेक्ट विष्णु में हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, जो अभी इजराइल ने यूज़ किया ना, ये बहुत तेज़ी से हिट करती हैं, इनको रोक पाना किसी भी डिफेंस सिस्टम की बस की बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के डेवलपमेंट की बात हो रही है। इट अचीव्स ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ मैक 8। ठीक, मैक 8 इज़ द स्पीड जो ये अचीव करेगा यहाँ पर, और इसको रोक पाना बहुत डिफिकल्ट होगा फॉर रडार और एनी एयर डिफेंस सिस्टम। रेंज होगी अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलोमीटर, और ये कन्वेंशनल वॉरहेड को ले जाने में भी और न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में, दोनों में कारगर साबित होगा। ओके, ये फ्लो करेगा लो एल्टीट्यूड ट्रैवल एंड मिड फ्लाइट मैन्यूवरिंग। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं, क्योंकि जब लो एल्टीट्यूड पे कोई चीज़ फ्लाई करती है ना, तो उसको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं हो पाता है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड पे जब फ्लाई करके आती है मिसाइल तो उसको डिटेक्ट करना आसान होता है। यही बेसिक मतलब है ना क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में। क्रूज मिसाइल्स जो आती हैं दे कम वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है, तो इनको डिटेक्ट करना उतना आसान नहीं होता है। अब सपोज़ कीजिए कि आपका रडार यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पे ये जो लॉन्ग रेंज ऊपर से आ रही है, इसको आप इतने लंबे एरिया में डिटेक्ट करोगे, ठीक है, लेकिन ये वाली जो डिटेक्ट होगी जब ये बिल्कुल यहाँ आ जाएगी तब जाके डिटेक्ट हो पाएगी। इसलिए क्रूज मिसाइल ज़्यादा नुकसान करती हैं एज़ कम्पेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब अगर कन्फ्यूजन होता है कौन सी लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रही है कौन सी हाई पे, तो क्रूज होता है ना पानी पे चलता है, यानी कि अर्थ सरफेस के नज़दीक, तो ये क्रूज मिसाइल जो होती हैं ये अर्थ सरफेस के करीब से फ्लो होती हैं। ठीक है, लो एल्टीट्यूड ट्रैवल, सो दीज आर डिज़ाइन फॉर लो एल्टीट्यूड ट्रैवल एंड मिड फ्लाइट मैन्यूवरिंग, यानी कि मिड फ्लाइट में भी एक ऐसा नहीं, अब ये बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है ये इस तरीके का पाथ फॉलो करती हैं। इनको एक बार लॉन्च कर दिया आपने यहाँ तक, ये आपके कंट्रोल में यहाँ तक, इसके बाद ये फ्री फॉल होती हैं, एकदम फ्री, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ये जो क्रूज मिसाइल होती है इनको आप कंट्रोल कर सकते हो, मैन्यूवर कर सकते हो, इनका पाथ चेंज कर सकते हो। ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो इसमें यहाँ पर ये जो हाइपरसोनिक होंगी दिस विल बी लो एल्टीट्यूड ट्रैवल एंड मिड फ्लाइट मैन्यूवरिंग, सो ये ज़्यादा डेडली होंगी। ठीक है, अनलाइक द प्रेडिक्टेबल बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल प्रेडिक्टेबल होती है क्योंकि वो ऐसा हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करती हुई आएगी, उसको यहाँ से यहाँ तक इतने लंबे में आप इंटरसेप्ट कर सकते हो, और यहाँ इसके बाद वो फ्री फॉल होगी, कंट्रोल में नहीं है, मैन्यूवर नहीं कर सकते, लेकिन ये वाली ज़्यादा डेडली होती हैं। क्लियर, तो वंस ऑपरेशनल इट विल इनेबल इंडिया टू कंडक्ट डीप प्रिसाइज स्ट्राइक विद इन एनिमी टेरिटरी रैपिडली। India joins an allied group of countries including US, China और Russia that have perfected the hypersonic missile technology। और इसराइल ने दिखाया यहाँ पे यूज़ करके कि ये कितनी इफ़ेक्टिव है। चलो, प्रोजेक्ट विष्णु जान लिया हमने, ये दोनों कल संडे के दिन की बात थी तो मैंने उसको इंक्लूड कर लिया था।
अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर हमारे काम का कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ मुझे कुछ पॉइंट्स अच्छे मिले जो हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था चाइना अब क्या कर रहा है, वो मिलिट्री पावर ठीक है अपनी जगह पर, वो तो जिसको देना है वो देगा, नहीं देना है नहीं देगा। दूसरा उनकी उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पावर, जो कि वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, आसियान कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। उसने इंडोनेशिया में बुलेट ट्रेन चला दी यार, वो वहाँ के कई मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा है। हम लोग तो खुद के देश में नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे में क्या करेंगे ये। इसके बाद ये अपनी एक सॉफ्ट पावर डेवलप कर रहा है, सॉफ्ट कहें या डिप्लोमेटिक पावर, डेवलप कर रहा है। ठीक है, ईरान सऊदी के बीच में रिलेशन दोबारा इस्टेब्लिश करवाना, ठीक है, या म्यांमार में पीस टॉक्स करवाना रेबल ग्रुप्स के बीच में। सिर्फ यूक्रेन रशिया में वो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि यूक्रेन उधर ज़्यादा सुनता है नाटो वालों की, वेस्टर्न कंट्रीज़ की, यूएसए की, चाइना की नहीं सुनता। ठीक है, लेकिन चाइना एक डिप्लोमेटिक पावर बनता जा रहा है वर्ल्ड ओवर। इसी में एक और चीज़ थी दैट ये अपने पॉलिटिकल सिस्टम में ट्रेन कर रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ को, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ ने एक चीज़ तो देखा कि डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने में तो वो फेल रही हैं। मेजॉरिटी अफ्रीकन कंट्रीज स्पेशली इन वेस्ट अफ्रीका, दे हैव बीन फेल्ड इन अडॉप्टिंग डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी अपनाते हैं कुछ टाइम, बट ट्राइबल डिवीजन इतने ज़्यादा हैं कि कभी एक परफेक्ट गवर्नमेंट वो बना नहीं पाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, फिर वो किसी ना किसी तानाशाही, किसी मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर में चले जाते हैं और डेवलपमेंट टेक्स द बैक सीट। तो चाइना अपने पॉलिटिकल सिस्टम में आजकल इन लोगों को ट्रेन करता है, अपने यहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ में और उनके यहाँ उनकी कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ में भी, कि देखिए आप चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है, आप इसको सीखिए और इसको अडॉप्ट कीजिए। ओके, सो दिस इज़ समथिंग न्यू दैट चाइना इज़ डूइंग। तो यहाँ पर ये जो हैं मिस निरुपमा रॉय एम्बेसडर रही हैं यूएस की, आर्टिकल 2 बकवास लिखा है, बट पॉइंट वहीं आ जाता है कि जब चाइना इस तरीके की कर रहा है तो इंडिया क्यों नहीं कर रहा है। अब मुझे ये बताइए कि इंडिया ने सिर्फ डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है पूरी, ऑलमोस्ट वेस्टमिंस्टर मॉडल पे, ठीक है, यूके के, तो हमारे पास ऐसा नया है क्या जो हम देंगे वर्ल्ड को, ऑफर क्या करेंगे यहाँ। सो आर्टिकल 2 फालतू का है। बट शॉर्ट्समैन स्कॉलर्स प्रोग्राम लॉन्च इन 2016 बेस्ड एट बीजिंग सिंगवा यूनिवर्सिटी एक्सप्लिसिटली मॉडल्ड आफ्टर द रोड्स स्कॉलरशिप। अब इन्होंने ये जो लॉन्च किया था, इसका गोल क्या था, टू कल्टिवेट ए फ्यूचर जनरेशन ऑफ ग्लोबल लीडर्स डीपली फैमिलियर विद चाइना सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड व्यू एंड सोसाइटल एस्पिरेशन, बट वी हैव नो सच इक्विवेलेंट प्रोग्राम एग्जिस्ट इन इंडिया। अब दूसरों के लिए तो छोड़िए कि हम अफ्रीकन लीडर्स को ट्रेन करें, हालांकि आते हैं वो लोग भी हमारे यहाँ। तंजानिया वगैरह का जो अभी पहले प्रेसिडेंट था वो अपनी गुजरात की यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ठीक है। ऐसे कई अफ्रीकन्स आते हैं स्कॉलरशिप पे, वही अमीर फैमिलीज़ की आते हैं वहाँ के, जैसे हमारे यहाँ वाले यूके यूएसए जाते हैं पॉलिटिशियंस के बच्चे, ऐसे वो लोग आते हैं, आगे चल के लीडर्स भी बनते हैं। बट ये सब चीज़ें बोलने में ठीक है, बट हम कर पाएंगे क्या, टू कल्टिवेट ए फ्यूचर जनरेशन ऑफ ग्लोबल लीडर्स। हमारे खुद के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी ग्लोबल लेवल पर अंडरस्टैंडिंग कितनी है हम जानते हैं, उनका वर्ल्ड व्यू वो कितना समझते हैं वर्ल्ड को। अभी हमने जो अपने एमपीज़ का ग्रुप भेजा था ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें एक एमपी थे निशिकांत दुबे, जो खुल के दिन रात एक्स पे लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि इस्लाम इज़ रिलीजन ऑफ टेररिस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। ये भाई साहब को भेजा गया यूएई और वहाँ जाके ये स्पीच देते हैं, टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन। ओके, तो हमारे खुद के लीडर्स के हाल ऐसे हैं, हम क्या ग्लोबल लेवल पर ट्रेन करेंगे उनको। तो मैं इसको, ये तो सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए ऐड किया, ये मत लिखिए आप, आपको सिर्फ यहाँ से कुछ बातें उठानी हैं। ट्रांसफॉर्म क्या करना है वर्ल्ड को, फ्रॉम पॉवर्टी टू प्रॉस्पेरिटी, फ्रॉम आइसोलेशन टू ग्लोबलाइजेशन, अथॉरिटेरियन कंट्रोल विद कैपिटलिस्ट एफिशिएंसी। ये चाइना का एग्जैक्ट मॉडल है जो वो देने की कोशिश कर रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ को एंड जो भी दूसरी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। वो ये कहता है कि ठीक है, आप पॉवर्टी से प्रॉस्पेरिटी की तरफ अगर आपको जाना है तो आपको इस आइसोलेशन को ब्रेक तो करना होगा, ग्लोबलाइज होना होगा, आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते। यू हैव टू मूव टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन बट मेंटेन द अथॉरिटेरियन कंट्रोल विद कैपिटलिस्ट एफिशिएंसी। चाइना के पीएसयूज़ सब गवर्नमेंट के अंडर में चल रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं, वो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एफिशिएंट है। तो हमारे यहाँ जो लोग कहते हैं कि एक काम कीजिए, म्यूनसिपैलिटीज़ को भी प्राइवेटाइज़ कर दीजिए, जब जाके हमारे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, ऐसा नहीं होगा। अदरवाइज़ हमारे भोपाल में ही हबीबगंज रेलवे स्टेशन को प्राइवेटाइज़ किया गया है,
बट आप आज बाइक खड़ी करके चले जाइए, कल वापस आइए और उसके बाद आप 450 रुपये पे कीजिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब चलिए ये तो छोड़िए आप गाड़ी खड़ी करना, अगर आप सिर्फ किसी को ड्रॉप करने ही जा रहे हो, एक बार एंट्री करना, एक बार एग्जिट करना, आपको 100-200 रुपये देने पड़ जाएंगे उतनी देर में। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन प्राइवेटाइजेशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ को मैनेज भी कर रही है, करो, बट विद कैपिटलिस्ट एफिशिएंसी। दिस इज़ द प्रॉब्लम, कैपिटलिस्ट एफिशिएंसी। हमारे यहाँ गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें कुछ हो नहीं रहा है। एनीवे, global leadership today is as much about shaping the perception as it is about GDP or military muscle. Now this is important, ये आप अपने उसमें लिखिएगा कि आज हमारे बारे में जो परसेप्शन है वर्ल्ड का वो अच्छा हो, ये भी उतना ही ज़रूरी है जितनी कि हमारी मिलिट्री पावर या इकॉनमी का साइज़। हाँ, इट डजेंट मैटर, आज हम लोग 4th लार्जेस्ट बन गए हैं, 3rd लार्जेस्ट भी बन जाएंगे कुछ सालों में, मिलिट्री भी हमारी अच्छी खासी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। बट द थिंग इज़ कि इंडिया का जो परसेप्शन है वर्ल्ड में इंडिया को लेके, वो अभी भी वैसे ही है कि इंडिया बस चल रहा है जैसे तैसे, ठीक है। ये इतना ज़्यादा कुछ अच्छा है नहीं, एक आध दो सिटीज़ अच्छी बना रखी हैं बस डेवलपमेंट मॉडल दिखाने के लिए, बट उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट अर्न हम कर नहीं पाए वर्ल्ड ओवर जितना चाइना ने अर्न किया है। ये आज भी हमारे यहाँ बड़ी कंपनीज इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों नहीं आ पा रही हैं, ठीक है। हम कब से कोशिश कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट कीजिए, चिप में इन्वेस्ट कीजिए, आप हमारे यहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट की प्रोसेसिंग वगैरह में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। हम लोग इतनी कुछ कोशिश कर रहे हैं फिर भी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है, ड्यू टू दिस परसेप्शन। और इस परसेप्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए ही इन्होंने लिखा है कि हमें इस तरीके का कुछ करना चाहिए जैसा चाइना करता है। बट चाइना का मॉडल ही अलग है, वो मॉडल दे रहा है वर्ल्ड को कि डेमोक्रेसी छोड़ो, इस मॉडल को अपनाओ, अथॉरिटेरियनिज्म विद कैपिटलिस्ट एफिशिएंसी, तब जाके आप पावर्टी से प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ोगे। अल्टीमेटली द बैटल फॉर इन्फ्लुएंस इज नॉट ओनली फॉट इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर और इन स्ट्रीट कॉर्नर्स, बट ऑल्सो शेप्ड इन क्लासरूम्स, फेलोशिप्स, रिसर्च सेंटर, कैंपस, कॉन्वर्सेशन। तो हम लोग भी देते हैं ये सब चीज़ें, अफ्रीकन कंट्रीज़ के लीडर्स आते हैं हमारे यहाँ, पढ़ते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, हम फेलोशिप देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम आज तक इस परसेप्शन को ब्रेक नहीं कर पाए जो इंडिया को लेकर है उनका। ओके, तो ये दोनों बॉक्स याद रखिएगा। और दूसरा ये अगर आप नोट कर लें तो बेटर होगा, पॉवर्टी टू प्रॉस्पेरिटी, आइसोलेशन टू ग्लोबलाइजेशन एंड अथॉरिटेरियन कंट्रोल विद कैपिटलिस्ट एफिशिएंसी। बट आप इस वर्ड को बस कट करके कर दीजिएगा, डेमोक्रेटिक कंट्रोल। This is what how India needs to move forward. ओके, डेमोक्रेटिक कंट्रोल विद कैपिटलिस्ट एफिशिएंसी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ प्राइवेटाइज कर सकते हो, PSUs को बिल्कुल ख़त्म कर दोगे, नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज तो फिर प्राइवेट वाले उस टाइम पे आपको बहुत लूट लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी, जैसे वॉर का टाइम है, उस टाइम हथियार चाहिए और सभी अगर सिर्फ प्राइवेट वाले ही बना रहे हैं सारे वेपन्स, तो दे विल डिमांड यू 3 times 4 times 5 times मनी, राइट। इसलिए PSUs का होना भी ज़रूरी है, बट कैपिटलिस्ट एफिशिएंसी मेंटेन करें वो PSUs, ये ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट इज इंडिया नीड्स ए सिंसियर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। मैंने आपको उस दिन बताया था कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ओके, किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर ही बॉडी कौन सी है, DGCA, जो सारे रेगुलेशन स्टैंडर्ड सेट कर रही है। गलती ये लोग कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट ये लोग कर रहे हैं, दोनों आ रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में। तो आपको लगता है कि यहाँ पर एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे, नहीं होंगे, ठीक है। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। अब पहले तो ये लिख लो कि हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है अधिकतर, और ये प्रॉब्लम सिर्फ सिविल एविएशन सेक्टर में नहीं है, ये हर सेक्टर में है। आप जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हो तो वहाँ भी इसी तरह की प्रॉब्लम है। जब आप बात करते हो रेलवे सेफ्टी वगैरह की, वहाँ भी यही प्रॉब्लम है। वी हैव फ्रेगमेंटेड ओवरसाइट मैकेनिज्म। तो हम लोग कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी होल्ड ही नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे पे ब्लेम डालते रहते हैं। फ्रेगमेंटेड ओवरसाइट, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे यहाँ पर है मिनिस्ट्रीज़ का कंट्रोल है, वो अपॉइंट कर रहे हैं उनके अंडर में, तो कभी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट निकल के आती नहीं है सामने। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज, ये बहुत बड़ा इशू है। और मैंने आपको बताया, और इसमें एक पॉइंट और जोड़ देना, करप्शन, स्पेशली इन रिक्रूटमेंट। जब वहीं पे पैसा दे के इंसान आएगा तो वो आगे चल के पैसा ही बनाएगा, टैलेंट तो है नहीं, ठीक है। मैंने आपको कई एग्जांपल दे दिए UPSC के रिस्पेक्ट में भी, किस तरीके से आपके साथ काफ़ी कुछ अनफेयर हो रहा है। तो जब तक ये इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, रिसोर्सेज, करप्शन ये चलता रहेगा, इस तरीके के इंसिडेंट्स होते रहेंगे ड्यू टू लैक ऑफ नेग्लिजेंस।
सॉरी ड्यू टू नेग्लिजेंस। जैसे कल पुणे में एक ब्रिज कोलैप्स कर गया, 30 लोग गिर के मर गए। उसी तरीके से एक मोरबी ब्रिज था, उसमें एक प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उन्होंने पैसा बचाने के लिए ठीक से काम नहीं किया, वहाँ भी 40-50 लोग गिर के मर गए थे। वो भी अंडर द कारपेट दबा दिया गया। कल पुणे में हुआ, ये भी दबा दिया जाएगा। अब अगर आप ये देखोगे ना तो म्यूनसिपैलिटी से लेके ऊपर तक सब जगह बीजेपी है, तो ब्लेम किसको करोगे? तो उस ऐसे में क्या होता है, मीडिया को चुप रहने को कहा जाता है, ऐसे मैटर्स दबा दिए जाते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं ना बीजेपी की बात में आके कांग्रेस फ्री इंडिया, कांग्रेस फ्री इंडिया, कांग्रेस फ्री इंडिया है क्या? कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी फ्री इंडिया करा लो, तो जो सिंगल पार्टी है वही आपकी जान को आराम से सौदा करती रहेगी। एनीवे खैर, दिस इज द प्रॉब्लम इन इंडिया: फ्रेगमेंटेड ओवरसाइट, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज एंड रेगुलेटरी कैप्चर। रेगुलेटरी कैप्चर क्योंकि जिसका काम है रेगुलेशन करने का, नॉर्म्स बनाने का, वो खुद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंडर में दबा हुआ है। अब यहाँ पर 4-5 चीज़ें मैं भी आपको एक शॉर्ट नोट पे दूंगा इसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। फर्स्ट इज दैट दिस इन्वेस्टिगेशन बॉडी एंड दिस DGCA, दिस शुड बी एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू पार्लियामेंट। ये पहला रिफॉर्म है जो हमें करने की ज़रूरत है। मिनिस्ट्री के कंट्रोल में मत रहिए, डायरेक्ट पार्लियामेंट में रिपोर्ट कीजिए। पार्लियामेंट में रिपोर्ट करना और गवर्नमेंट में रिपोर्ट करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पार्लियामेंट में और भी पार्टी के लोग बैठे हैं। Second is stop having parallel committees that bypass और undermine the established investigative bodies। आपको क्यों हर बार एक इंसिडेंट के बाद कमेटी बनानी है पैरेलल, जब ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज़ है पहले से, उसमें अगर एक्सपर्ट मैन पावर है, तो फिर ये बार बार अलग कमेटीज़ बनाने की बीमारी, ये बीमारी कर्जन देके गया था। ठीक है, ही वॉज द मैन जो हर चीज़ के पीछे कमेटी और कमीशन सेटअप कर देता था। और अगर नॉट जस्ट कमेटी एंड कमीशन, बट एक और वर्ड उसके साथ एसोसिएट होता है, ओमिशन। वो उन कमिटीज़ की रिपोर्ट को फिर ऑमिट भी कर देता था, वो देखता भी नहीं था। ठीक है, सिर्फ एंगर को सबसाइड करने के लिए कि कमेटी है वो इंक्वायरी करेगी, उसके बाद रिपोर्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, जनता भी भूल जाती थी, और वही आज भी हो रहा है। नेक्स्ट इज अमेंड द रूल 19(3) ऑफ एयरक्राफ्ट रूल्स। ये 19(3) को छोड़िए, बट एयरक्राफ्ट रूल्स अमेंड करने की ज़रूरत क्यों है हमें? क्योंकि ये क्या करता है, ये पावर देता है आपको कि आप पायलट को पिनलाइज कर सकते हो फॉर एनी मिस्टेक। बट दी थिंग इज़ कि जब पायलट को पता है कि ये प्लेन क्रैश होगा तो मैं भी मरूंगा, तो वो इस तरीके की चीज़ें नहीं करेगा। और ये जो अभी दोनों पायलट मरे, इनके फ्लाइंग आवर्स भी 8000 के अराउंड थे। लेकिन जनरली होता है क्या है कि चलो जो गया वो तो गया, उसी पे ब्लेम डाल दो। तो ये इस रूल में अमेंडमेंट की ज़रूरत है कि आप ऐसे पायलट को पिनलाइज नहीं कर सकते जब तक कि बहुत बड़ी कोई मिस्टेक ना हो उसकी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक। अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट ऑम्बड्समैन टू रिव्यू हाउ एक्सीडेंट रिपोर्ट्स हैव बीन हैंडल्ड एंड मिसहैंडल्ड। अब ये एक्सीडेंट पहली बार नहीं हुए, पहले भी हुए हैं, कई कमेटीज ने रिपोर्ट दिए, लेकिन इन रिपोर्ट्स को हैंडल ही नहीं किया जाता है। इनको पटक दिया जाता है उठा के कि चलो वो तो हो गया एक्सीडेंट, भूल जाएगी जनता थोड़े दिन में। ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट ऑम्बड्समैन भी होना चाहिए जो ये देखे कि जो एक्सीडेंट हुए उनके बाद जो रिपोर्ट कमेटी बैठी, जो रिपोर्ट्स आई, उन रिपोर्ट्स को किस तरीके से हैंडल किया गया या मिस हैंडल किया गया। तो यहाँ से ये 4 पॉइंट्स हैं जो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो अगर एविएशन सेफ्टी पे क्वेश्चन आता है तो। यहाँ पे मैंने उस दिन आपको सारी बॉडीज़ करा दी थी जो इस इंसिडेंट से रिलेटेड थी। एक रह गई थी, विच वॉज दिस वन, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इट इज़ ऑल्सो एन अटैच्ड ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, ये स्टैब्लिश किया गया था 2012 में, क्योंकि इंडिया पे ऑब्लिगेशन था अंडर दिस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन। ओके, और इसका काम क्या है? इसका काम है द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स। लेकिन एक इंपॉर्टेंट थिंग इज कि नॉट टू अपोर्शन ब्लेम और लाइबिलिटी। इसका काम नहीं है ब्लेम डालना। दिस इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। ये प्रिवेंट करने के लिए काम कर सकता है, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए कि आगे चल के इस तरह से ना हो, लेकिन आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करोगे, आप ब्लेम नहीं डाल सकते किसी पे। लेकिन होता ये कि जनरली इनकी जो रिपोर्ट आती है ना, उसी को बेसिस मान लेता है कोर्ट भी और पुलिस भी, और रिपोर्ट में वो जो भी कहता है उन्हीं पे एलिगेशंस डाल देते हैं कि चलो, जबकि ये है कि यहाँ पे आपकी रिपोर्ट के बेसिस पे ब्लेम नहीं डाल सकते। ठीक है, लेकिन इनकी जो रिपोर्ट आती है उसी को फाइनल मान लिया जाता है, उसी को कंक्लूजन मान लिया जाता है, और पुलिस उसी हिसाब से अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है। और यही इन्होंने ऊपर यहाँ पे लिखा भी था कि ये बिल्कुल गलत है, इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, सी, ये जो एयरक्राफ्ट रूल्स बनाए गए 2017 में, द पर्पस ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इज टू प्रिवेंट फ्यूचर एक्सीडेंट एंड नॉट टू असाइन द ब्लेम। ठीक, बट यहाँ पर पुलिस क्या करती है,
the police lacking the expertise and jurisdiction in aviation matter, they rely almost entirely on this report, treating them as conclusive. Okay, so this was the important point, that don't think आप जो रिपोर्ट दे रहे हो उसमें आप ब्लेम नहीं डाल सकते, किसी पे लाइबिलिटी नहीं डाल सकते, आप सिर्फ उसको इन्वेस्टिगेट करोगे और फिर फ्यूचर के लिए ये देखोगे कि इस तरह के एक्सीडेंट दोबारा ना हो। ओके, बाकी की चीज़ें आप सेल्फ पढ़ लेंगे, इसमें और कुछ नहीं है। अब हम लोग चलते हैं जेंडर गैप रिपोर्ट पर। तो यहाँ पे ड्रॉप देखा गया 2 पॉइंट्स का पिछले साल के कंपैरिजन में। इसको रिलीज़ कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल जेंडर गैप एंड हमारी रैंक आई है 131। अब यहाँ पर सिर्फ हमारे काम की यहाँ पे छोटी सी बात है जो मैंने यहाँ पे बना दिया आपके लिए। ओके, 4 पैरामीटर्स पर ये डिपेंड करती है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़, विमेन को कितनी मिल रही हैं, एजुकेशनल अटेनमेंट कितना है उनका, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो इन तीनों में तो इंडिया इम्प्रूव कर गया, लेकिन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हमें डिक्रीज देखने को मिला। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ विमेन एमपीज भी कम हुए हैं इस बार एंड विमेन मिनिस्टर्स भी ड्रॉप हुए हैं, कम। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ वो बिल पास हो चुका है विमेन के लिए 33% रिजर्वेशन वाला, लेकिन वो लागू होगा डिलिमिटेशन होने के बाद। तो उसके बाद यहाँ पे विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन होगा एज अ पार्लियामेंटेरियन एंड मिनिस्टर वो इंक्रीज़ होगा। तो ये फैक्टर तो इसको टेक केयर कर लिया जाएगा। ठीक है, हेल्थ एंड सर्वाइवल पे हम लोग अच्छा कर रहे हैं, एजुकेशनल अटेनमेंट में भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं, ओवरऑल फीमेल लिटरेसी भी, और टर्शरी एजुकेशन एनरोलमेंट यानी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है हमारा 45.9% एंड पैरिटी उतनी तो नहीं हुई है अभी मैन और वुमेन की सैलरी में, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। ओके, बस ये फैक्टर्स याद रखने हैं और कुछ नहीं। डीसल्फराइजेशन यूनिट्स, अभी पिछली डिस्कशन में हमने क्या जाना था, दैट इंडिया में जितने भी पावर प्लांट हैं कोल बेस्ड, उनमें से 92% ने मैंडेटरी जो नॉर्म्स लगाए गए थे ऑन दिस FGD फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, इसको फॉलो नहीं किया है। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, उसने कहा कि देखो इसको कर सकते हैं। पहले मैंडेटरी किया था हमने 2015 तक आपको ये करना है, सॉरी 2015 में दिया था कि आपको 2 साल के अंदर ये करना होगा, बट इसकी टाइमलाइन आप एक्सटेंड करते चले गए बार बार। फिर अब एक कमेटी बैठती है, वो कहती है कि देखिए 92% ने तो अभी तक कंप्लाई नहीं किया है, सिर्फ 8% ने कंप्लाई किया, तो चलो वो ठीक है, लेकिन इसमें से हम 80% को एग्जामिशन दे सकते हैं, क्योंकि ये जो पावर प्लांट्स हैं वहाँ पर रहने वाले ह्यूमन बींग्स की आबादी ज़्यादा नहीं है। ओके, दिस इज़ देयर ओपिनियन, जो हमने पिछले डिस्कशन में देखा था। तो पहले तो मैंने यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं आखिर ये है क्या। अच्छा, एक और बात याद रखना कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इनहैबिटिंग फैक्टर है वो है कॉस्ट, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए ये लोग इम्प्लीमेंट करने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हैं। क्योंकि उनका ये कहना है कि करीब करीब 1 मेगावाट में हमें कॉस्ट आएगी ऑलमोस्ट 1 करोड़। ओके, अब जैसा कि मिनिस्ट्री ने अपने यहाँ कहा कि हम लोग 97,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी और ऐड करेंगे, तो दैट मीन्स कि अगर ये पावर प्लांट 97,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी और जनरेट कर रहे हैं तो इतना ही करोड़ रुपए और खर्च होगा सिर्फ इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में। इसलिए ये लोग यहाँ पर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें ले नहीं रहे हैं। तो पहले इस यूनिट के बारे में जान लेते हैं। फ्लू गैस क्या होती है? फ्लू गैस इज एमिटेड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब इस फ्लू गैस के अंदर सारे कंपोनेंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी है, और सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आपके लिए क्या करती है? एसिड रेन, ये PYQ है आपका, और पार्टिकुलेट मैटर्स भी होते हैं। तो ये जो यूनिट्स है इनको एक्सक्लूसिवली बनाया जाता है, ये पूरे फ्लू गैस को नहीं रोक सकती, ठीक है, बट ये लोग सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन को रोक सकती हैं आउट ऑफ ऑल दिस। ओके, और इसको रोकने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला है ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन, थर्ड इज वेट लाइमस्टोन ट्रीटमेंट, एंड थर्ड वन इज यूजिंग सी वाटर टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये प्लांट्स की चिमनीज में ही लगा दिए जाते हैं यहीं पर, तो ये जब ये निकल रही है गैसेस तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड को ये लोग रोक लेते हैं। ओके, ये तीनों तरीके होते हैं, याद रखिएगा आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड अगर रिलीज हो रही तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है ग्लोबल वार्मिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। In 2015, it mandated all 537 coal-fired thermal power plants in India to install FGD units to reduce sulfur dioxide emissions. लेकिन
As of August 1st, 2024, these units have been installed only in 39 out of 537. दैट इज़ वही जो मैं आपको कह रहा हूँ कि हार्डली 8% ने अभी तक इसको कंप्लाई किया है, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है इसमें. दिस इज़ द प्रॉब्लम. अप्रॉक्सीमेट 1 करोड़ भी नहीं, 1.2 करोड़ पर मेगावाट टू इंस्टॉल. तो हमारे यहाँ अभी जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है 2,19,000 मेगावाट, कहाँ से लाओगे इतना पैसा? ओके. एंड 46% जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है आज, वो हो रहा है यहाँ से इन थर्मल पावर प्लांट से. अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम 97,000 मेगावाट ऑफ पावर और ऐड करेंगे, यानी कि 97,000 करोड़ रुपीस और इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे आपको. नीदर शुड हेल्थ बी हार्म्ड नॉर पीपल फेस इंक्रीज टैरिफ नॉर वार्मिंग इंक्रीज. क्योंकि अब यहाँ से क्या हो रहा है कि इन सब एमिशन से वार्मिंग इंक्रीज हो रही है. बट अब आप देखिए कि यहाँ से ये सारे एमिशंस होते हैं, इससे क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर राइज होता है वार्मिंग से. जब टेम्परेचर राइज होता है तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो भी तो इंक्रीज़ हो रही है ना. अब अगर हम लोग यहाँ पर इन एमिशंस को कट डाउन करने के लिए क्या लगा देते हैं, यहाँ पर ये यूनिट्स लगा देते हैं. ठीक है, अगर हमने ये यूनिट्स लगा दी तो इनकी पर मेगावाट 1 करोड़ कॉस्ट और बढ़ गई. तो ये क्या करेंगे, अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ आएगा वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा. तो हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है. ठीक है, हेल्थ तो चलो अपनी जगह है, लेकिन अगर इसी तरह से एमिशन होते रहे, ग्लोबल वार्मिंग होती रही, टेम्परेचर बढ़ता रहा, तो इलेक्ट्रिसिटी की पीक डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी. लेकिन अब अगर हम एमिशन कम करने जाएं तो फिर टैरिफ बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ेगी. ओके, सो देयर शुड बी अ बैलेंस. नीदर शुड हेल्थ बी हार्म नॉर पीपल शुड फेस इंक्रीज टैरिफ नॉर वार्मिंग इंक्रीज. बट सब में नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट अगर आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हो, थोड़ा बहुत एमिशन रोकते हो, तो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट होता ही है दूसरे तरीके से कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड रिड्यूस हो जाती है. वो गर्मी की वजह से जो एकदम पीक, आजकल क्या है, आजकल हर दूसरे घर में एसी चल रहे हैं. एसईजी ने 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस किए थे, हालांकि किए तो 4 थे बट सारे इंपॉर्टेंट नहीं है. 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस हमारे बहुत काम के हैं. अच्छा, पहले तो एक बाबा कल्याणी कमेटी थी, मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाई थी बट अब तो आउटडेटेड हो चुकी है. ठीक, बाबा कल्याणी कमेटी जो थी उसने कहा था कि आप एक काम कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग वाले जो एसईजी हैं उनके लिए अलग रूल्स बनाइए, सर्विस वाले जो एसईजी हैं उनके लिए अलग रूल्स बनाइए, सेम मत बनाइए. ओके, तो यहाँ पे वैसे ही कुछ किया है हमने कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है, सेमीकंडक्टर्स, इनके लिए हमने थोड़े से रूल्स रिलैक्स किए हैं, सभी एसईजी के लिए नहीं किए हैं. ठीक है, टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया इन अ बिड टू रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्ट्स. ये जो सेमीकंडक्टर वाले हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, इनके लिए हमने कुछ रूल्स रिलैक्स किए हैं इन एसईजी टू फर्दर एनकरेज द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर एंड सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. क्योंकि सबकी टेंशन है चाइना अकाउंट फॉर 35% ऑफ ऑल सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर्ड इन वर्ल्ड इन 2021. ओके, इसलिए सबको अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है सेमीकंडक्टर्स का. तो पहला चेंज क्या किया हमने एसईजी के साइज़ के रिस्पेक्ट में, दैट अगर आपने एसईजी बनाया है एक्सक्लूसिवली फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, तो ऐसे में जो मिनिमम कंटेग्यूअस एरिया जिसकी रिक्वायरमेंट हुआ करती थी 50 हेक्टेयर्स, उसको रिड्यूस कर दिया गया है 10 हेक्टेयर्स. बट एक्सक्लूसिवली यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ें बननी चाहिए और कुछ नहीं बन सकता फिर. तो अब जो कंपनीज जो छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं वो भी इसमें आ सकेंगी. दिस इज़ फर्स्ट. सेकेंड इज इट अलाउड द बोर्ड ऑफ अप्रूवल्स फॉर एसईजी टू रिलैक्स द कंडीशन दैट हैज़ रिक्वायर्ड एसईजी लैंड टू बी एनकम्प्रेंस फ्री. एनकम्प्रेंस फ्री मतलब किसी भी तरह के लिटिगेशन, डिस्प्यूट्स, लोन्स, लीज वगैरह में इन्वॉल्व ना हो वो लैंड. ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी रिलैक्स कर दिया गया है, इस नॉर्म को भी. क्योंकि हमारे इंडिया में जिस तरह का लैंड डिजिटाइजेशन है, तो आपको लैंड का जो ओनरशिप इशू है वो हमेशा ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्प्यूट में तो रहता ही है. एंड थर्ड वन इज दिस, अलाउइंग एसईजी यूनिट्स इन सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग टू सप्लाई डोमेस्टिकली एज वेल. ठीक, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक्सपोर्ट ही करना है. अगर यहाँ बना रहे हो तो हमारी खुद की नीड है सेमीकंडक्टर्स की, तो आपको डोमेस्टिकली ही सेल करना अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन आपको वो ड्यूटीज़ वगैरह पे करनी पड़ेंगी जो लगती है. क्योंकि एसईजी क्या है, उसको समझा जाता है कि ये एक फॉरेन टेरिटरी है, यहाँ पे इंडिया के जो लॉज हैं, रूल्स हैं, वो अप्लाई नहीं होंगे. इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फॉरेन टेरिटरी. जो भी मैन्युफैक्चरिंग करेगी सीधे फॉरेन में ही एक्सपोर्ट कर देगी. लेकिन अब अलाउ किया गया है कि आप ये 2 प्रोडक्ट इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल कर सकते हो, बट आपको उसी तरह की ड्यूटीज़ करनी होंगी जैसा कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है. क्योंकि ये तो फॉरेन टेरिटरी मानी जा रही है ना, तो इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में जब आ रहा है तो यहाँ पर आपको वो सारी ड्यूटी वगैरह पे करनी पड़ेंगी.
दिस विल इंश्योर ए स्टेडी सप्लाई टू डोमेस्टिक मार्केट इटसेल्फ। अब इसमें ये याद रखिएगा, माइक्रॉन ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ का, टू इस्टेब्लिश एन SEZ फैसिलिटी इन सनत गुजरात। ओके, ये एग्जाम्पल है, ये याद रखना होगा आपको माइक्रोन का। एग्जाम्पल एक और है, लेकिन वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने को नहीं कहूँगा, आप 1 रखिए, बस आपका आंसर बनना चाहिए। ओके, ब्लैक बॉक्स। अब ऐसा नहीं कि मैं ब्लैक बॉक्स पे आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे सकता, नोट्स नहीं दे सकता, बट ज़रूरत नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। ये ब्लैक तो सिर्फ नाम का है, बाकी तो ये होता ऑरेंजिश कलर का है, ठीक है। ये सारा डेटा रखता है आपका कि जब क्रैश हुआ तो आपका प्लेन कितनी हाइट पे फ्लाई कर रहा था, एल्टीट्यूड पे, उसकी स्पीड क्या थी, और उसके बाद फिर वॉइस रिकॉर्डर भी होता है इसमें, तो पायलट्स वगैरह के आखिरी वर्ड्स क्या थे, क्या बातें चल रही थी या वो बोल रहे थे। अनलाइक इट्स नेम, ब्लैक बॉक्सेज आर पेंटेड ब्राइट ऑरेंज टू एंश्योर हाई विजिबिलिटी। इट कंप्राइजेज ऑफ 2 थिंग्स, वन इज कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, यानी कि पायलट जो कुछ बोल रहा होगा उस टाइम, उस मोमेंट पर वो रिकॉर्ड होगा। दूसरा डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, यानी कि आपकी फ्लाइट का एल्टीट्यूड क्या था, उसमें वेट कितना था। कई इस बार बताया जा रहा है ना कि ओवरलोडिंग की वजह से भी हुआ है ये, ठीक है। तो इसी को रिट्रीव करती है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, और इसी पे बेस्ड अपने पूरे रिपोर्ट देती है। AIB carries out the detailed investigation into accidents and also suggests measures to improve the safety। ठीक है, measures suggest करना ताकि दोबारा ऐसे एक्सीडेंट ना हो, वो काम है इस बॉडी का, ना कि किसी को ब्लेम करना। ईरान, ठीक है, यहाँ पे देखिए 10,000 इंडियंस फंसे हुए हैं ईरान में, इंक्लूडिंग 6,000 स्टूडेंट्स, तो इनको निकालने के फिर ऑपरेशन चलाना होगा। और अगर ये हम लोगों ने बिहार इलेक्शन को दिमाग में रखते हुए निकाला, तो आप गैस कर सकते हो किसी ना किसी रिवर के नाम पे जो बिहार से फ्लो होती होगी, उसी नाम पे रखा जाएगा। जैसे जैसे हमने ऑपरेशन गंगा रखा था जब हमने लोग बच्चों को निकाला था यूक्रेन से, क्योंकि उस टाइम यूपी में इलेक्शन थे। फिर जब हमने अपने लोगों को सूडान से निकाला तो हमने उसका नाम रखा ऑपरेशन कावेरी, क्योंकि उस टाइम कर्नाटका में इलेक्शन थे। और इसलिए मैं मोदी जी के बारे में कहता हूँ, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है, इलेक्शन, दैट्स ऑल। उन्हें इलेक्शन से मतलब है और कोई अच्छा बुरा उनको समझ नहीं आता। साइप्रस गए हुए हैं अभी। साइप्रस के रिस्पेक्ट में एक चीज़ हमारे काम की है जो शायद आपको समझनी होगी। देखिए, साइप्रस एक कंट्री भले ही हो, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि इसमें 2 एथनिसिटी के लोग रहते हैं। ये जो नॉर्दर्न साइप्रस है, यहाँ पे आपको सब टर्किश ओरिजिन के लोग मिलेंगे। ये जो येलो में आप देख रहे हो, ये ग्रीस ओरिजिन के मिलेंगे। तो यहाँ पर एक तनातनी चलती रहती है, और इसीलिए जो आप ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हो, दिस इज़ एक्चुअली अ UN ग्रीन जोन, ताकि ये लड़ाई ना हो इनकी आपस में। और फिर ये जो ऑरेंज में देख रहे हो और ये जो पर्पल में देख रहे हो, ये अपने आप में सॉवरिन टेरिटरी है UK की। ये दिकेलिया, ये पर्पल वाला दिकेलिया नाम है, और इसका अक्रोत्री, ये दोनों UK के सॉवरिन बेस हैं। ओके, तो ये इतना सा आइलैंड 3 के बीच में ऑलमोस्ट बटा हुआ है, ठीक है। बस ये ही जानना है इसमें, और कुछ नहीं है। अगर पूछेंगे तो इतना ही कुछ पूछेंगे, वरना नहीं पूछा जाएगा। साइप्रस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो तो सिर्फ इसलिए गए क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान के साथ पूरा सपोर्ट दिया ना इस ऑपरेशन सिंदूर में, टर्की वॉज देयर, तो टर्की को कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशराइज करने के लिए। बट आपके जाने से क्या प्रेशर पड़ेगा उस पर, कोई प्रेशर नहीं पड़ने वाला उस पर, ठीक है। ये इन दोनों में थोड़ा सा डिस्प्यूट चलता रहता है। बस ये है कि मॉरल सपोर्ट दिया जा सकता है ग्रीस को इंडिया की तरफ से, कि हाँ हाँ हम मानते हैं कि ये पूरा आइलैंड आपका होना चाहिए, बट क्या फ़र्क पड़ना है उससे। चलो, यहाँ पे ये एक केस है जो आपको अपने एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो, कि हम कैसे मेलन्यूट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए हम इस तरह का प्रोजेक्ट चला सकते हैं। क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, कैश प्लस मॉडल। अब ये डिपेंड करता है कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र तो मिलेगा, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन योर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर बच्चे की और चाइल्ड की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है। जैसे घर घर जाती हैं आंगनवाड़ी की महिलाएं, वो आपको समझाती हैं, वो सब कुछ बताती हैं कि अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग कितनी ज़रूरी है एंड ऑल दोज थिंग्स। फिर उसमें वो विमेन का वेट मेजर करेगी, बच्चे का वेट मेजर करेगी, सारे हेल्थ इंडिकेटर्स मेजर करेगी। और अगर लगता है कि हाँ ये बच्चे को अच्छा खाना पीना दे रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तब जाकर आपको वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिलते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर सोशल एंड बिहेवियर चेंज। तो ये एक एग्जांपल लिख सकते हो कि राजस्थान सरकार ने इस तरह का एक प्रोजेक्ट चलाया है। इट ऑगमेंट दी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना विच ऑल्सो प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन फॉर देयर फर्स्ट लिविंग चाइल्ड। हालांकि यहाँ पर ये लोग सेकेंड लिविंग चाइल्ड के लिए भी प्रोवाइड कर रहे हैं।
ओके, कैश प्लस मॉडल, राजस्थान का, बस कभी कोट करने का मौका मिले तो कर सकते हो। इफ़ ईरान अटैक फुल स्ट्रेंथ ऑफ यूएस मिलिट्री विल कम डाउन, ट्रम्प कह रहा है। लेट्स सी क्या होता है। पहले मैं आपको ये छोटा सा आर्टिकल दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग उस पर चलते हैं। देखिए जैसे जैसे हम लोग एज बढ़ती जाती है ना, तो हमारे ऑर्गन्स की, हमारी बॉडी की जो रिकवरी की स्पीड होती है, या जितनी इजीली हमारी बॉडी अभी रिकवर कर लेती है उतना नहीं कर पाती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक माइस पे टेस्ट किया, इन्होंने कहा है कि ये चीज़ रिवर्स की जा सकती है। एज वी एज इट गेट्स हार्डर टू रिकवर फ्रॉम फॉल, इंजरी और इवन ए टफ वर्कआउट बिकॉज द बॉडीज मसल रिपेयर सिस्टम स्टार्ट्स टू फॉल्टर एजिंग के साथ साथ। Muscle stem cell, these are in-house repair crew, they stop dividing and rebuilding tissues, और इस वजह से हमारे जो डैमेज है वो रिपेयर नहीं हो पाता उतनी तेज़ी से, बिकॉज ये जो है मसल स्टेम सेल ये डिवाइड करना बंद कर देते हैं। अभी डिवाइड करते किस बेसिस पर है, वो डिपेंड करता है इस पर, PGE2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2। दिस इज़ ए कंपाउंड, और ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है जब हमें चोट लगती है। This is a compound involved in inflammation and used clinically to induce the labor, restored muscle stem cell function in aged mice। अब ये जो मसल स्टेम सेल है इसी को रिस्टोर करता है अगर हम इस चीज़ के इंजेक्शन लगाते हैं बॉडी में तो। ठीक है, आप इसके इंजेक्शंस ले लीजिए, फिर ये ये जनरेट होगा और ये रिस्टोर कर देगा आपके मसल स्टेम सेल्स को, जो आपकी बॉडी को रिपेयर करेगा। तो यहाँ पे इनकी जो फाइंडिंग निकल के आई है, दैट दिस PGE2 इज नेचुरली प्रोड्यूस इन द बॉडी पर्टिकुलरली आफ्टर इंजरी एंड इट सिग्नल्स द मसल स्टेम सेल टू स्टार्ट रिपेयर इन यंग मसल, बट इन ओल्डर टिश्यू दिस सिग्नल फेड लिविंग स्टेम सेल्स इनएक्टिव इवन व्हेन नीडेड। क्योंकि ये सिग्नल फेल हो जाता है, इसी सिग्नल को बूस्टअप करने के लिए क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन लगाए जाएंगे PGE2 के। क्लियर? चलो हमने अभी थोड़े दिन पहले भी किया था AI इन हेल्थ केयर। देखिए ये जो न्यूज़ में आता है ना बड़ी बड़ी बातें, वो उतना जानना ज़रूरी नहीं। आपके पास दो तीन चीज़ें ही काम की, क्योंकि यही UPSC का आज एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट बन गया है कि आप 10 मार्कर पूछ रहे हो अधिकतर, और वो सिर्फ फैक्चुअली डेटा दे सकते हो वहाँ मोस्टली। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट चैलेंजेस AI के हेल्थ केयर सेक्टर में वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके रिस्पेक्ट में मैंने आपको दो चीज़ें कराई हुई हैं, पहले मैं दोबारा कराऊँगा, पिछले सेशन के बच्चों के लिए कराया था। बायो E3 पॉलिसी जो हम लेकर आए थे, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे 4, ठीक है, बायो फाउंड्रीज बनाई जाएगी, बायो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब्स बनाए जाएंगे, और इसके अलावा हम लोग लेकर आए थे इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। ठीक है, ये दोनों हम दोबारा तैयार करेंगे, आज नहीं करेंगे बट हम इसको दोबारा करेंगे, पहले भी किया था। यहाँ पे मोस्टली बोल बच्चन है, इंडिया स्टैंड्स एट अ पाइवोटल जंक्शन in its quest to harness artificial intelligence for biotechnology innovation। के इसमें हम AI का यूज़ करेंगे, और इसके लिए हमने लॉन्च की है बायो E3 पॉलिसी एंड इंडिया AI मिशन। ये दिखाता है हमारा विजन टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन AI ड्रिवन बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड एथिकल AI डेवलपमेंट। लेकिन प्रॉब्लम वही है जो मैंने आपको उधर याद कराई थी एविएशन वाले में, फ्रैगमेंटेड रेगुलेशंस, लैगिंग सेफगार्ड थ्रेटन टू अंडरमाइन दिस प्रोग्रेस। तो क्या हम लोग बैलेंस कर सकते हैं इस एम्बिशन को विद अकाउंटेबिलिटी? हाँ, कर सकते हैं। अभी तक इंडिया जब भी वर्ल्ड में जेनरिक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे बड़ा सप्लायर इंडिया ही बन के आता है, क्योंकि उसने वो रेपुटेशन बनाई है कि हम लोग लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, कम कॉस्ट में कर सकते हैं, और रिलायबल भी कर सकते हैं, रिलायबल वैक्सीन। हालांकि 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस पर डाउट क्रिएट किया है। अब यहाँ पे जब AI की बात करते हैं हम लोग, तो हम बात करते हैं ना कि एक तो आजकल नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है कि वो जाके आपके कैंसर सेल्स को किल कर सकता है बॉडी के अंदर विथ प्रिसीशन। ओके, फिर ये बिग डेटा वगैरह को हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू वैक्सीन्स, राइट। वहाँ पे पूरे डेटा को एनालाइज करके देता है आपको। तो रोबोट्स रनिंग प्रिसीशन टास्क, रोबोट्स मतलब वही जो वो हम नैनो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, उनको हम ऐसे रोबोट ही कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। दे आर रनिंग द प्रिसीशन टास्क, बायोसेंसर स्ट्रीमिंग real time data and AI models quietly optimizing everything from fermentation to packaging। तो इसका एक रोल है। अब यहाँ पे दो एग्जांपल दिए गए हैं, एक है बायोकॉन का और दूसरा है स्ट्रैंड लाइफ का। कोई सा भी एक याद रखना हो रख लेना, बट कर क्या रहे हैं अल्टीमेटली वो लोग, काम एक ही कर रहे हैं दोनों। दे आर इंटीग्रेटिंग AI टू इम्प्रूव द ड्रग स्क्रीनिंग एंड इट्स बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस।
ओके क्योंकि जितनी जल्दी जितना रियल टाइम में ये सारा डेटा होगा उतनी जल्दी हम लोग न्यू वैक्सीन्स वगैरह न्यू बायोलॉजिक्स वगैरह डेवलप कर पाएंगे. By leveraging AI-based predictive analysis, Biocon will enhance the efficiency of fermentation and quality control, reducing the production cost while maintaining global standards. ये लोग यहाँ पर प्रेडिक्टिव एनालिसिस को यूज़ कर रहे हैं. और सिमिलरली स्ट्रैंड लाइफ यहाँ पर जीनोमिक्स में कर रहा है. इट यूजेस AI इन जीनोमिक्स एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, helping accelerate the drug discovery and clinical diagnostics. Their platform use the machine learning to analyze complex biological data, क्योंकि मैनुअली आप करोगे एनालाइज तो सालों लग जाने हैं. मेकिंग इट ईजियर टू आइडेंटिफाई ड्रग टारगेट्स एंड प्रेडिक्ट ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स. तो आप इन दोनों में से जो एक चीज़ याद रखना चाहो, बस आपके आंसर में मेन वर्ड्स ये दिखने चाहिए कि हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम मशीन लर्निंग को यूज़ कर रहे हैं. उसके अलावा हम लोग इससे हमारा ड्रग डिस्कवरी करना इजी हो जाएगा, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स इजी हो जाएंगे, इन बायोलॉजिकल डेटास को स्टडी करना एनालाइज करना इजी हो जाएगा और हमारे पूरे प्रोसेस में एक एफिशिएंसी आएगी विद क्वालिटी और प्रोडक्शन कॉस्ट को भी ये कम करेगा और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी हम मेंटेन कर सकते हैं. तो ये सारे बेनिफिट ही हैं जिनको हम ड्रग डिस्कवरी में या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI. ओके लेकिन अगर ये सब हम यूज़ नहीं करते हैं या ठीक से नहीं करते हैं स्टैंडर्ड, तो फिर रिजल्ट क्या होते हैं. सॉरी, पहले बेनिफिट देख लेते हैं. फ्यूअर फेल्ड बैचेस, क्योंकि कई बार फेल होती है ड्रग डिस्कवरी, तब जाके हम लोग हिट करते हैं सही चीज़ को. फ्यूअर फेल्ड बैचेस, लेस वेस्ट एंड प्रोडक्ट्स दैट कंसिस्टेंटली मीट द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी. ठीक है, बायो E3 पॉलिसी, इसमें बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए जाएंगे, बायो फाउंड्रीज बनाई जाएंगी, बायो AI हब बनाए जाएंगे. ये सब मैं करवा दूंगा दोबारा. इंडिया AI मिशन लेकर हम आए हैं टू एंश्योर दैट इंडियाज AI रेवोल्यूशन इज बोथ इनोवेटिव एज वेल एज एथिकल. The rules that govern how new drugs, biologics and manufacturing processes come to market were written for a different era. क्योंकि हम लोग आज जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स इन सब की बात करते हैं ना, ये हमने उस एरा के लिए लिखे गए थे जब AI जैसी चीज़ नहीं थी. तो हमें इनको आज की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ कैचअप करना ज़रूरी है. जैसे यूरोपियन यूनियन का AI एक्ट देख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने देखा था जब जापान वाले की बात की थी. इट क्लासीफाई AI टूल्स इनटू 4 रिस्क टियर. हाई रिस्क एप्लीकेशंस लाइक जेनेटिक एडिटिंग दे फेस स्ट्रिक्ट ऑडिट. तो हमें यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के AI एक्ट से कुछ सीखने की ज़रूरत है. These models emphasize two things that India lacks, that is context specific risk evaluation and adaptive regulation. क्योंकि हमारा जो रेगुलेशन है वो आउटडेटेड है, हमें अडेप्ट करना होगा आज के जो न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके साथ. तो यहाँ पर हमें क्या करना है. फर्स्ट, इंडिया नीड टू मूव क्विकली टुवर्ड्स ए रिस्क बेस्ड एडेप्टिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. जैसे यूरोपियन यूनियन का AI फ्रेमवर्क है टीयर बेस्ड, ज़्यादा रिस्क है तो फिर उतने टाइट नॉर्म्स होंगे. तो हम इंडिया को भी सबसे पहले ये करने की ज़रूरत है. सेकंड थिंग इज़ इंडिया नीड टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टैलेंट. मैन पावर है नहीं इस चीज़ में हमारे पास, ठीक है, तो वो टैलेंट में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है. थर्ड इज़ फोस्टर ए कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन विद दिस प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज फॉरेन रिसर्चर्स, bringing together regulators, industry, academia, international partners to share best practices and solve problem together. ठीक है, बस ये 3 बन जाएगा आपका फर्दर स्टेप्स, यानी कि वे फॉरवर्ड. ठीक है, और यहाँ से 2 एग्जाम्पल उठा लो कि हम लोग ऑलरेडी इनको यूज़ कर रहे हैं. और यहाँ से आपको लेना है सिर्फ ये यूरोपियन यूनियन का AI एक्ट कि हमें भी इस तरह का टीयर बेस्ड रिस्क प्रोफाइल बनाना होगा. ओके क्योंकि हमारी जो रेगुलेशन है मोस्टली अभी आउटडेटेड है. और यहाँ पर मैंने आपको AI इन हेल्थ केयर में बेनिफिट्स दे दिए हैं. ठीक है, एकदम बचकानी बातें, आराम से खुद से पढ़ लोगे समझ जाओगे. और दूसरा चैलेंजेस दे दिए हैं. बस 4-5 पॉइंट्स याद रखो, काम हो जाता है उतने में. दैट्स इट. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग.